रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हमने प्रस्तावना को पढ़ लिया है और आज से हम आर्टिकल्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम संविधान की भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक हम देखने वाले हैं। और जो भाग 1 है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 1 है वो कहता है, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। तो इसमें हमें क्या क्या पता चलता है आर्टिकल 1 में? तो इंडिया के दो नाम पता चलते हैं, एक इंडिया और एक भारत, यानी हमारे देश के दो नाम। उसके अलावा जो हमारा देश है उसकी प्रकृति समझ में आती है कि हमारा जो देश है उसकी प्रकृति क्या है, तो संघवादी। ठीक, देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है संघ, परिसंघ और अगला होता है महासंघ। तीनों में क्या अंतर है हम पहले इनको समझ लेते हैं। ठीक, देखिए जो संघ है इसका उदाहरण हमारा भारत है जिसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर है परिसंघ जिसका उदाहरण अमेरिका है। ठीक, फिर है महासंघ जिसका उदाहरण यूरोपीय यूनियन है। अब ये तीनों होते क्या हैं? तो देखिए, अगर हम बात संघ की करें तो एक बड़े संघ जो होता है, संघ से प्रशासन की दृष्टि से छोटे छोटे राज्य बनाए जाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि एक बड़ा सा राज्य होगा, प्रशासन के लिए इसी में से छोटे छोटे राज्यों को बांट दिया जाएगा ताकि प्रशासन अच्छे से किया जा सके। ठीक, वहीं अगर परिसंघ की बात करें तो विभिन्न प्रकार के राज्य आपस में समझौता करके एक बड़े संघ का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि विभिन्न छोटे छोटे राज्य होते हैं और ये आपस में मिलके एक संघ का निर्माण करते हैं। जो अमेरिका है इसके जो राज्य हैं ये राज्य आपस में मिलके देश का निर्माण किए हुए हैं। लेकिन अगर हम भारत को अपने देखें तो यहाँ पे हमारा पूरा भारत है और भारत में प्रशासन की दृष्टि से छोटे छोटे राज्य बनाए गए हैं। ठीक, वहीं अगर हम महासंघ की बात करें तो विभिन्न राष्ट्र आपस में मिलकर एक बड़े संघ का निर्माण करते हैं जिसे महासंघ कहते हैं। फिर अगला अंतर क्या है? संघ की बात करें तो जो संघ है ये समझौते का परिणाम नहीं है, हमारे राज्यों के बीच आपस में ऐसा कोई समझौता नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका परिसंघ है तो इनके मध्य समझौते हुए हैं। और अगर महासंघ की बात करें तो ये विभिन्न राष्ट्रों के मध्य समझौते का परिणाम है। परिसंघ परिसंघ जो है वो राज्यों के मध्य और महासंघ जो है वो राष्ट्रों के मध्य समझौता है। फिर अगला क्या है कि संघ से राज्य का निर्माण होता है, जबकि अगर परिसंघ की बात करें तो परिसंघ में राज्य से संघ का निर्माण होता है और महासंघ की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्र से संघ का निर्माण होता है। फिर अगला है कि संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते। जैसे हमारा देश है, हमारे देश के जो राज्य हैं वो हमारे देश से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर परिसंघ की बात करें तो वहाँ पे राज्य स्वतंत्र हैं और वो आपस में अलग हो सकते हैं। ठीक, और अगर महासंघ की बात करें तो वो राष्ट्रों से मिलकर बना है, इसीलिए उसके राष्ट्र भी अलग हो सकते हैं। फिर अगला क्या है कि जो संघ है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्य यानी जिसको तोड़ा जा सकता है, जैसे कि हमारा यूपी तोड़ के उत्तराखंड बनाया गया। और इसी तरीके के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, यानी कि जो राज्य हैं उनको उनका विनाश किया जा सकता है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं, उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, लेकिन अगर हम परिसंघ की बात करें तो ये अविनाशी राज्यों का विनाशी और अविनाशी संघ है, यानी कि इसके जो राज्य हैं ये अविनाशी हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जो संघ है वो विनाशी भी है, अविनाशी भी है। अगर राज्य चाहेंगे तो टूट जाएगा, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं टूटेगा। और वहीं अगर हम महासंघ की बात करें तो ये अविनाशी राष्ट्रों का विनाशी संघ है, यानी कि जो राष्ट्र है वो अविनाशी है, उनका विनाश नहीं हो सकता, लेकिन जो संघ है उसका विनाश हो सकता है। ठीक, और वहीं अगर हम अपने भारत की बात करें तो इसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके अलावा हमारे पास अर्जित क्षेत्र के रूप में गोवा और सिक्किम है, क्योंकि जो हमारा गोवा है ये पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, इसको बाद में छुड़वाया गया, और जो सिक्किम है ये 1975 में भारत में मिला है। ठीक, ये था आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 2 की अगर हम बात करें तो
आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि भारतीय संघ में किसी राज्य के प्रवेश और स्थापना की चर्चा, यानी कि हमारा जो देश है, हमारा जो संघ है, उसमें अगर नए राज्य क्षेत्र मिलाए जाएंगे तो उसकी चर्चा की गई है। अर्थात कोई क्षेत्र जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है उसको इसमें शामिल करने की बात की गई है। इसका उदाहरण क्या है कि सिक्किम 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सहराज्य बना, यानी कि ये सीधे भारत में ऐड नहीं हो गया, पहले इसने ट्रायल लिया कि हाँ हम रहते हैं, अगर हमको अच्छा लगेगा तो ही हम आगे देश बनेंगे। तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सह राज्य बना, फिर 36वें संविधान संशोधन द्वारा ये भारत का 22वां राज्य बना। फिर आगे है आर्टिकल 3। इसमें क्या कहा गया कि भारत संघ में किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, यानी कि हमारे भारत में जो भी राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। सबसे रिसेंटली अपना जम्मू कश्मीर देख लीजिए, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके पहले तेलंगाना अलग कर दिया गया आंध्र प्रदेश से, है ना। तो जो भारत के अंदर जो भी राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक। तो 2 में अंतर्राष्ट्रीय बात की गई है और 3 में राष्ट्रीय बात की गई है, ठीक। फिर अगला है कि किसी राज्य की सीमा जो है उसको अधिक भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, 2 राज्यों को मिलाकर नया राज्य भी बनाया जा सकता है, उसके अलावा राज्य के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और इसमें मुख्य बात क्या है कि किसी राज्य का नाम और क्षेत्र में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वा सहमति से आते हैं, यानी कि अगर कोई विधेयक संसद में आने वाला होगा तो राष्ट्रपति जी को पहले ही बता दिया जाएगा कि सर हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक। और राज्य विधानमंडल से पूछा जाता है, लेकिन राज्य की सहमति मानने के लिए संघ बाध्यकारी नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए कि यूपी है अपना, इसके क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना है तो जो संसद है वो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जो हमारा यूपी सरकार है उससे पूछेगी कि हम ऐसा करने वाले हैं। लेकिन अगर यूपी सरकार ऑब्जेक्शन लेती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, संघ वही करेगा, यानी संसद वही करेगी जो इसकी इच्छा है, यानी कि वो बाध्यकारी नहीं है कि जो राज्य कह रहा है उसको माना ही जाए, ठीक। ऐसे विधेयक साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं, यानी कि इसके लिए केवल 1/2% वोट चाहिए होता है। अगर विशेष बहुमत की बात की जाए तो वहाँ पे 2/3 बहुमत चाहिए होता है, लेकिन ये साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। राज्य की तुलना में केंद्र मजबूत है, अर्थात भारत अर्धसंघात्मक है। अगर जो संघ होता वो ही ज़्यादा मजबूत होता, संघात्मक था, लेकिन जो केंद्र है वो राज्य की तुलना में ज़्यादा मजबूत है। और यह भारत की जो व्यवस्था है ये कनाडा से ली गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है तो वो कनाडा से ली गई है। फिर अगला है अनुच्छेद 4। इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं है और इसे 368 से बाहर रखा गया है, अतः साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। हमारा जो अनुच्छेद 368 है इसमें संविधान संशोधन की बात की गई है, लेकिन हमारा जो आर्टिकल 2 और 3 है, कहने का क्या मतलब कि नए राज्यों को अपने संघ में मिलाना और भारत के अंदर जो वर्तमान राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन, ये संविधान संशोधन नहीं है, इसीलिए इसको साधारण मत से भी पास किया जा सकता है, ठीक है। साधारण मत यानी 1/2 यानी आधा, जितनी सरकार बनाने के लिए चाहिए। फिर अगला क्या है कि भारत यदि अपना भूभाग किसी राज्य को या फिर किसी अन्य राष्ट्र को देना चाहता है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अगर हमें कोई और देश का भूमि मिल जाता है, जैसे कि अब सिक्किम अपना मिला था, तो वो संविधान संशोधन नहीं था, लेकिन अगर हमें अपने राष्ट्र की भूमि किसी को देनी है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो इससे संबंधित 2 संविधान संशोधन हुए भी हैं। एक 9वां संविधान संशोधन था जो कि 1960 में हुआ था, इसमें बेरूबारी के कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया था। फिर दूसरा था 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था, इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि स्थानांतरण की गई थी। फिर अब आगे देखते हैं भारत में राज्यों का पुनर्गठन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय 2 चीज़ें थी, एक हमारे पास देसी रियासत थी जहाँ पे राजे रजवाड़े थे, उसके अलावा ब्रिटिश राज्य भी थे। तो जो ब्रिटिश राज्य थे वो तो सीधे भारत में शामिल हो गए, लेकिन जो देसी रियासतें थी इनके मिला मतलब इसमें से जो 549 राज्य थे वो तो भारत में आराम से शामिल हो गए।
लेकिन 3 राज्य थे या 3 रियासतें थी जो शामिल होने में नखरा कर रही थी। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जूनागढ़। तो जो जम्मू कश्मीर था इसको विलय पत्र के साथ भारत में शामिल किया गया, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई और जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा इन तीनों को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत में जो राज्य थे उनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। जो ए वर्ग था उसमें ब्रिटिश प्रांत को रखा गया था, जिसमें संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, असम इसके जैसे राज्य शामिल थे। बी वाले में देसी रियासतों को शामिल किया गया था, जिसमें हैदराबाद और राजस्थान जैसी देसी रियासतें थी। और सी था कमिश्नरी जैसे कुर्ग और दिल्ली। और डी में विशेष राज्य जैसे कि अंडमान निकोबार को रखा गया था। लेकिन फिर बाद में भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने की मांग की गई और इसके लिए सबसे पहले एसके धर आयोग का 1948 में गठन किया गया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी 1948 में सौंपी और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते और अगर करना भी है तो प्रशासन के आधार पर करना है, भाषा के आधार पर नहीं। लेकिन जनता इससे संतुष्ट नहीं हुई तो फिर जेवीपी समिति का गठन 1948 में किया गया। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों लोगों ने समिति बनाई और इन्होंने अपनी जो समिति की रिपोर्ट थी वो 1949 में सौंपी और यहाँ पर भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन का विरोध किया गया और ये कहा गया कि प्रशासन के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। लेकिन आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्री रामल्लू जी थे, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। तो दंगे भड़क गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 10 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर। तो जो आंध्र प्रदेश था ये भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य था। अब एक राज्य तो बन गया, जो अन्य राज्य थे वहाँ पर भी इसकी मांग शुरू हो गई कि भाई उनको दिया है तो अब हमें भी भाषा के आधार पर राज्य दिए जाएं। फिर उसके बाद फजल अली आयोग का गठन हुआ जो कि 1953 में हुआ। फिर इसमें 3 सदस्य को रखा गया, एक फजल अली जी थे, के.एम. फड़िक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जी थे और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1955 में सौंपी। इन्होंने प्राथमिकताएं क्या क्या दी, तो सबसे पहला जो राज्यों का गठन है वो प्रशासन के आधार पर किया जाए। उसके अलावा अगर प्रशासन के आधार पर नहीं करना तो वित्त के आधार पर कीजिए और जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है ये अंतिम प्राथमिकता में इन्होंने कहा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक राज्य के लिए एक भाषा बनानी है तो उसके लिए क्या नियम चाहिए कि जो वो राज्य है वहाँ की 70% जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो वही भाषा बोलनी चाहिए। और अगर कहीं पे 70% से कम जनसंख्या कोई एक भाषा बोल रही है तो उस राज्य को द्विभाषी राज्य घोषित किया जाएगा। जैसे अपने यूपी देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी और उर्दू जो राजकीय भाषा है उसको बनाया गया है। फिर हुआ 7वां संविधान संशोधन 1956। इसमें जो अभी हमने ABCD वर्ग जाना हुआ है उसको समाप्त करके 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो आई होप कि आपको ये भाग 1 अच्छे से समझ में आया गया होगा और आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।